देखिए आज अपना टॉपिक रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है आपके यहाँ पर भी है और बाकी आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रक्रिया आप आगे उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी आप इसका छोटा सा टॉपिक आप वहाँ पर भी देखोगे। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या हो जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं कि दो डीएनए के बीच में एक सुनिश्चित अंतर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो फिंगरप्रिंट शब्द हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कहेंगे कि जैसे सभी लोगों के फिंगरप्रिंट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, वैसे ये अपने आप में ये डीएनए की फिंगरप्रिंट है जो क्या बताते हैं कि एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का जो डीएनए है किसी अन्य व्यक्ति की तुलना हम की जाए तो उनके डीएनए को भी हम पहचान सकते हैं, यानी डीएनए में एक सुनिश्चित पहचान की जा सकती है दो व्यक्तियों के डीएनए के बीच में, तो उसको अपन कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसकी जो टेक्निक है उस तकनीक की जो खोज करने वाले हो जाते हैं वो अलेक्स जेफरी हो जाते हैं। अलेक्स जेफरी हो जाते हैं और भारत में लाने का जो श्रेय है इसको वो जाता है डॉक्टर लाल सिंह को जाता है, डॉक्टर लाल सिंह इसको जाता है। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका टेक्निक का उपयोग अपन करते हैं अपराध विज्ञान में भी हम करते हैं, फोरेंसिक साइंस में भी इसका हम उपयोग करते हैं। देखिए फोरेंसिक साइंस में हम कैसे उपयोग करते हैं कि कोई भी अपराधी है उसकी सुनिश्चित पहचान करने हेतु और जो अपने कोर्ट्स होते हैं जो न्यायालय होते हैं उनके अंदर अपन क्या करते हैं कि पैतृक संबंधी जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए हम इस टेक्निक का उपयोग हम कर सकते हैं। पैतृक संबंधी विवादों का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा है और उस पर दो दंपतियां दावेदार है कि वो कहते हैं कि ये हमारा है और ये हमारा है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जो डीएनए जांच है यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है हम उसकी करवा सकते हैं और उसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जो संतति है वो है किसकी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम यहाँ पर भी करते हैं। अब अपराध विज्ञान में देखो अपन कैसे करते हैं कि अपराध विज्ञान के अंदर जो अपराधी होता है जो अपराध करके गया है किसी अपराध स्थल से तो वो तो चला गया, लेकिन वहाँ पर यदि उसके बॉडी पार्ट्स का कोई भी पार्ट वहाँ पर मौजूद है कि जैसे मान लो कि उसका जो ब्लड है वो सैंपल हमें मान लो कि दो व्यक्तियों के अंदर झड़प होती है और उसका जो ब्लड सैंपल है वो भी वहाँ पर गिरता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसका जो डीएनए है वो उसमें से ले सकते हैं, उसके सैंपल में से डीएनए सैंपल हम ले सकते हैं। तो जो डीएनए सैंपल है अपराधी का वो कलेक्ट करने के लिए लगभग 10⁻⁻⁹ ग्राम यानी इतना सा जो डीएनए वो हमें चाहिए, 10⁻⁹ ग्राम जो डीएनए है वो इतना सा ही हमें चाहिए, यानी वो जो आसानी से हमें मिल जाएगा उसके ब्लड सैंपल में से या किसी में से मिल जाएगा। तो ये जो है ब्लड का जो सैंपल है अपन हड्डियों में से भी ले सकते हैं, बाल, नाखून, वीर्य, ब्लड यानी किसी भी पार्ट के अंदर बॉडी पार्ट जो है जो वहाँ पर रिमेन वहाँ पर जो रह गया है उसे अपन ले सकते हैं। और इसकी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो रिपोर्ट है वो अपन तैयार करेंगे और तैयार करके जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं जिन पर हमें शक होता है उनका भी हम डीएनए जांच करेंगे और दोनों का मिलान करके हम बता देंगे कि हाँ ये अपराधी उस टाइम पर उस अपराध स्थल पर मौजूद था। ठीक है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, इसका यूज इस प्रकार से होता है। अब इसकी मैकेनिज्म पर अपन आते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है उसका मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से वो काम करती है। तो मैकेनिज्म में देखिए देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपन को डीएनए सैंपल मिला है, जो डीएनए नमूना मिला है उस नमूने को हमने क्या लिया कलेक्ट किया। अब ये जो डीएनए नमूना होता है क्योंकि शुद्ध रूप से तो डीएनए होता ही नहीं उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो सेल्स है उनका मिश्रण रहता है, उसके अंदर प्रोटीन वगैरह सब चीज़ें मिश्रण में रहती है, जीव द्रव्य रहता है, तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा उसमें से उसका शोधन करना पड़ेगा और डीएनए को हमें अलग रखना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। तो डीएनए नमूना है उसके ऊपर अपन सबसे पहले क्या लगाते हैं, प्रोटीएजेज एंजाइम लगाते हैं। प्रोटीएजेज ये एंजाइम लगाते हैं
जिसके द्वारा क्या हो जाता है, प्रोटीजेज के प्रभाव से यहाँ पर जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं उनका अपगठन हो जाता है और जो डीएनए है अपन को वो मिल जाता है। ये डीएनए है, मिल गया। लेकिन डीएनए जो अभी भी मिला वो अभी शुद्ध रूप से उसका शोधन नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फिनोल और क्लोरोफॉर्म है, फिनोल और क्लोरोफॉर्म, उनकी सहायता से अपन क्या करेंगे, इसका हम शोधन कर लेंगे और शोधन करने से अपन को क्या प्राप्त हो गया, शुद्ध डीएनए अपन को मिल जाता है। ये शुद्ध डीएनए मिल जाता है। ये जो शुद्ध डीएनए मिला है, इस शुद्ध डीएनए पर अपन क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक आएगी अपने पास में, तो उसके लिए अपन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं उनका उपयोग अपन यहाँ पर करेंगे। रेस्ट्रिक्शन, इनका यूज अपन बायोटेक्नोलॉजी में भी देखेंगे आगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज, ये एंजाइम, इनका उपयोग हम करेंगे। देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो ऐसे एंजाइम हो जाते हैं जो डीएनए के आंतरिक सिरों पर कट लगाते हैं और वे एक विशेष जगह पर पहचान करके वो कट लगाते हैं, उनको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज प्रकृति के एंजाइम हो जाते हैं। ये सूक्ष्म जीवों से इनको निकालते हैं, तो ये इनको हम आणविक कैंची भी कहते हैं वैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को। डिटेल में हम इनको बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। तो ये कट करने के लिए होते हैं, डीएनए को टुकड़ों में तोड़ने के लिए होते हैं। तो ये क्या होते हैं, शुद्ध डीएनए पर हमने जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम लगाया, हमें अनेक जो डीएनए खंड है वो हमें मिल गए। ये हो गए डीएनए खंड, हमें प्राप्त हो गए, डीएनए के टुकड़े मिल गए क्योंकि इन्होंने कट लगा दिया डीएनए के ऊपर। अब जो डीएनए खंड मिले हैं उन डीएनए खंडों का अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के लिए उन डीएनए खंडों को अपन क्या करते हैं, एग्रोस जेल के ऊपर लेते हैं। यानी एक ऐसा ये पात्र है अपने पास में और इस पात्र में हमने क्या भर रखा है, एग्रोस जेल का जो विलियन है वो हमने ले रखा है। ठीक है, ये एग्रोस जेल का विलियन ये हो जाता है, तो इसको अपन कह रहे हैं एग्रोस जेल, एग्रोस जेल। ठीक है, ये विलियन हम प्रयुक्त करते हैं और इस जेल के ऊपर हम ये जो डीएनए के टुकड़े हमें मिले हैं, इन डीएनए के टुकड़ों को हम यहाँ पर हम रख देते हैं, डीएनए टुकड़ों को इसमें डाल देते हैं और विद्युत क्षेत्र में इसको रखते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रोडों से हम जोड़ देते हैं, प्लस माइनस से हम जोड़ देते हैं इसको, जिससे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या हो जाते हैं कि जो डीएनए खंड होते हैं वो डीएनए खंड एक विशेष सीक्वेंस बना लेते हैं, एक विशेष क्रम बना लेते हैं। डीएनए खंडों का एक विशेष क्रम हमें प्राप्त हो जाता है, कहां पर, एग्रोस जेल की सतह पर। यहां तक का काम कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से ही अपन ने ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से जो डीएनए के टुकड़े काटे हैं हमने, वो इसी का ही एक पार्ट हो जाता है, उस तकनीक का ही पार्ट हो जाता है। पहले डीएनए को खंडों में तोड़ा जाता है और फिर उसको एग्रोस जेल में डाल करके विद्युत क्षेत्र में जब रखेंगे तो इससे डीएनए खंडों एक विशेष क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। वो क्रम कहाँ पर तैर रहा है, इस टाइम पर एग्रोस जेल की सतह पर तैर रहा है, एक विशेष सीक्वेंस प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस सतह के ऊपर है, हम ऐसा चाहते हैं कि इस सीक्वेंस को हम एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करना चाहते हैं, तो इसलिए इसको हम कहाँ प्राप्त करें, इसको हम एक किसी फिल्टर पर या परमानेंट रूप से हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एक नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर होता है, उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर हो जाता है, इसको बोल रहे हैं हम नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर। ठीक है, ये अपन लगाते हैं और इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम कर देते हैं सूखे फिल्टर पेपर लगा देते हैं। यानी ये हो गए सूखे फिल्टर, ये लगा देते हैं। आप जब इस पर सूखे फिल्टर लगाते हो तो हम जानते हैं कि सूखापन जो होता है वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, विलियन को ऊपर खींचता है, अवशोषित करेगा, जिससे ऊपर की तरफ क्या होगा भाई, एक खिंचाव सा उत्पन्न होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ, जिससे जो डीएनए खंड सतह पर तैर रहे थे वो कहाँ पर आ जाएंगे भाई, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर आ जाएंगे। तो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर क्या हो जाते हैं, जो डीएनए खंड होते हैं वो जाकर के चिपक जाते हैं, उन पर सीक्वेंस पर आ जाते हैं। यानी जो क्रम सतह पर तैर रहा था वो हमने कहां पर प्राप्त कर लिया है, वो हमने नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर हमने ले लिया है उस अनुक्रम को। तो इसका मतलब हमने क्या किया है ये काम कि नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर पर
फिल्टर पर डीएनए अनुक्रम लेना, है ना, ये पॉइंट हो गया अपना कि नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर हमने क्या ले लिया, डीएनए अनुक्रम को प्राप्त कर लिया है। अब ऐसा हो जाने के बाद में हम क्या करते हैं, उस सीक्वेंस को यदि हम देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा अपन को, एक अभिरंजक होता है जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड, इसको हम कह रहे हैं इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजक है ये। इस इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजक से हम क्या करेंगे, जो डीएनए होता है उस डीएनए खंडों को अपन क्या करेंगे, अभिरंजित करेंगे, उनको कलर्ड करेंगे, क्योंकि बिना कलर्ड किए हुए या अभिरंजित किए हुए वो दिखेंगे नहीं हमें। इसलिए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर हम क्या किया, उनको इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया और यूवी विकिरणों में हमने देखा उसको, अल्ट्रावायलेट किरणों में हमने उसको देखा। देखने पर हमें जो डीएनए का जो अनुक्रम है वो हमें चमकीले धागे के समान दिखाई देने लग जाता है, नहीं नारंगी रंग का सा एक चमकीला धागा है, वैसे हमें अनुक्रम है वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए अनुक्रम चमकीले धागे समान दिखाई देने लग जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको परमानेंट रूप से जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, इसकी सहायता से हमने क्या कर लिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस की सहायता से हमने इसको इस अनुक्रम को हमने कहाँ प्राप्त कर लिया है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस की सहायता से अक्सरे प्लेट पर, अक्सरे प्लेट पर डीएनए अनुक्रम प्राप्त करना। ठीक है, अक्सरे प्लेट पर ले लिया हमने और अक्सरे प्लेट पर ले लेने के बाद में ये जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसी को हम क्या करें, डीएनए फिंगरप्रिंट कह रहे हैं, इसी को हम क्या करें, डीएनए फिंगरप्रिंट हम कह रहे हैं। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट हमें मिला है उस डीएनए फिंगरप्रिंट को अपन क्या कर लेंगे, उस डीएनए फिंगरप्रिंट को अपराधी के विज्ञान से, अपराधी का जो डीएनए है उस अपराधी के डीएनए से अपन क्या कर लेंगे, इसको मैच करा लेंगे, है ना। इसको हम कैसे थे, संदिग्ध, भाई निश्चित रूप से तो है नहीं, संदिग्ध ही है एक बार, तो पहले तो संदिग्ध के डीएनए अनुक्रम से मिलान करना। ठीक है, तो ये अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाती है। यदि वो संदिग्ध व्यक्ति का जो डीएनए अनुक्रम था उससे यदि मैच खा रहा है तो इसका मतलब उस टाइम पर वो अपराध स्थल पर वही अपराधी मौजूद था। तो इससे अपन इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या हो जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक हो गई है जिसके माध्यम से अपन दो व्यक्तियों के डीएनए में एक सुनिश्चित अंतर हम कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक। और हैदराबाद में अपने यहाँ पर इसकी लैब हो जाती है। और कैसे करते हैं ये काम कि डीएनए नमूना जो प्राप्त हुआ है अपन को अपराध स्थल से अपराधी का, उसको ऊपर प्रोटीएजेज एंजाइम लगाएंगे जिससे जो डीएनए प्राप्त हुआ है प्रोटीन रहित डीएनए हमें मिला है। अब उस पर फिनोल और क्लोरोफॉर्म की सहायता से हम क्या कर देंगे, डीएनए को शुद्ध कर देंगे, यानी शुद्ध डीएनए हमें मिल गया। अब जो शुद्ध डीएनए मिला है उस पर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम लगा रहे हैं, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक कर रहे हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम लगा दिया है जिसके प्रभाव से डीएनए अनेक टुकड़ों में टूट गया, डीएनए खंड में मिल गए हैं। उन डीएनए खंडों को अपन क्या करेंगे, एग्रोस जेल के विलयन में डाल देंगे और डाल करके उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। तो जिसके प्रभाव से क्या होगा, यहाँ पर जो डीएनए के जो खंड थे वो विशेष क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, हमें डीएनए अनुक्रम प्राप्त हो जाता है सतह पर। अब हम क्या किया, उस डीएनए अनुक्रम को हमने नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर ले लिया है, यानी नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर इसके ऊपर बिछाया और ऊपर सूखे फिल्टर बिछाए, जिसके कारण ये जब अवशोषित होगा ऊपर की तरफ तो डीएनए अनुक्रम कहाँ चिपक जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर आ जाएगा। और नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर हमें डीएनए अनुक्रम लेकर के उसको इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं और यूवी विकिरणों में जब हम उसको देखेंगे तो चमकीले धागे के समान हमें दिखाई देने लग जाता है।
अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की सहायता से हमने क्या कर लिया, उसको बिल्कुल स्थायी रूप से एक रिपोर्ट के रूप में लेने के लिए हमने क्या कर लिया, उसको अक्सरे प्लेट पर डीएनए अनुक्रम को हमने प्राप्त कर लिया है। प्राप्त करने के बाद में जो ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसी को हम क्या करें, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, जिस पर बाद में विश्लेषण होता है और विश्लेषण होकर के उनके अनुक्रम को, जो डीएनए अनुक्रम हमें मिला है उस रिपोर्ट के अंदर, उसका मिलान हम संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए नमूने से हम करवाते हैं। संदिग्ध व्यक्ति का मतलब जिसके ऊपर शक होता है, भाई 2-3 व्यक्तियों में से कोई एक हो सकता है, तो उनका भी हम डीएनए उनको बुलाएंगे और उनका डीएनए नमूना लेंगे और उनकी भी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यदि रिपोर्ट दोनों की मैच खा रही तो इसका मतलब ये अपराधी वही था। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराध विज्ञान में हम कर सकते हैं। अब इसका यूज जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और भी जगह पर होता है। जैसे पहला तो यूज हमने कह दिया कि अपराध विज्ञान के अंदर अपराधी की पहचान करने के लिए हम कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट हो जाता है यहाँ पर वो हो जाता है कि कोर्ट के अंदर जो पैतृक संबंधी विवाद होते हैं वो भी सुलझाए जा सकते हैं इससे। और तीसरी बात हो जाती है कि जो उद्विकास होता है, यानी जो इवोल्यूशन होता है, तो उद्विकास की प्रक्रिया के थ्रू, उद्विकास में की प्रक्रिया में जो नई प्रजातियां उत्पन्न होती है, भाई उद्विकास हम कहते हैं किसको है, कि जीवों में समय के साथ में होने वाले वे अग्रगामी विकासीय परिवर्तन जो एक आगे जाकर के नई प्रजाति बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उद्विकास कहते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि लेमार्कवाद, डार्विनवाद, वो सारी चीज़ें किस प्रकार से नई प्रजातियां बनी हैं पृथ्वी पर, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो जो प्रजातियों की नई प्रजातियां उत्पन्न हुई है, जैसे हम कहते हैं भाई बंदरों से अपन मनुष्य बने हैं, तो उसके द्वारा हम डीएनए की जांच करके हम पता लगा सकते हैं कि अपन कौन सी प्रजातियों के ज़्यादा नज़दीक हैं, हम अपनी उत्पत्ति किससे संभव हुई है, तो डीएनए की जांच करा करके हम पता कर सकते हैं। तो इवोल्यूशन के बारे में, उद्विकास संबंधी जानकारी हम इससे ले सकते हैं। देखो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ये 2 पैटर्न पर आधारित होती है। एक होता है RFLP और एक होता है VNTR। इन 2 पैटर्न पर ये आधारित होती है। RFLP को कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपकी आएगी आगे बाटेक में आएगी कि RFLP को क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी इसका मतलब क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब हम कट लगाते हैं तो डीएनए के अनेक फ्रेगमेंट प्राप्त होते हैं जिनकी लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, सही बात है ये, जैसा कि हमने इस आधार पर ही काम कर रहे हैं, डीएनए अनुक्रम हमने प्राप्त किया। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनको सभी नाइट्रोजन क्षारों को नहीं देखा जाता है, बल्कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर क्या होते हैं, रिपीटेशन की प्रवृत्ति होती है। वो रिपीट कितनी दूरी पर हो रहा है उसके आधार पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी उसको कहते हैं VNTR, यानी वेरिएबल नंबर टेंडम ऑफ रिपीट। टेंडम का मतलब प्रवृत्ति, रिपीट होने की प्रवृत्ति, तो वेरिएबल नंबर टेंडम ऑफ रिपीट इसको हम कह देते हैं। तो इस 2 पॉइंटों पर आधारित होती है, कौन होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाती है अपने पास। तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर ये आरेखीय प्रदर्शन हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और इसी की हम थ्योरी बना करके भी वैसे ही जिस प्रकार से हमने बातें की वही थ्योरी होगी इसकी, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही हो जाती है।